हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 के लिए हिंदी मीडियम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल मतलब सेलों के निरूपण का अध्ययन करेंगे। किसी सेल को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, इसी के विषय में इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। किसी सेल के निरूपण को निम्नलिखित तरह से किया जाता है। सबसे पहले किसी सेल में एनोड को बाईं ओर लिखा जाता है तथा कैथोड को दाईं ओर लिखा जाता है। मतलब किसी भी सेल में एनोड को हम बाईं तरफ लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं और कैथोड को दाईं तरफ लिखकर एक्सप्लेन करते हैं। और उसके बाद हम लोग किसी सेल में एनोड एवं कैथोड के सेपरेशन को मतलब पृथक्करण को दिखाने के लिए उस सेल के विलयन के बीच दो उदग्र रेखा खींचते हैं या दो उदग्र रेखा लिखते हैं। तो पहला हम बताए हैं मतलब निरूपण में सबसे पहला चीज़ हमको ध्यान रखना है कि किसी सेल को निरूपित करने के लिए हम उस सेल के एनोड को हम लोग बाईं तरफ मतलब लेफ्ट साइड लिखेंगे और कैथोड को दाईं साइड लिखेंगे मतलब राइट साइड लिखेंगे। और एनोड और कैथोड के विलयन को सेपरेशन दिखाने के तो अलग दिखाने के लिए, पृथक्करण दिखाने के लिए या अलग करके दिखाने के लिए उस दोनों के बीच हम दो उदग्र रेखा खींचते हैं। और तीसरा स्टेप या तीसरा पद क्या है कि किसी सेल में धातु और उसके विलयन के संपर्क को मतलब कांटेक्ट को दिखाने के लिए धातु और विलयन के बीच एक उदग्र रेखा खींचते हैं। तो तीन चीज़ हुआ। पहला, सेल में एनोड और कैथोड का लिखने का स्थान मतलब एनोड को बाईं तरफ, कैथोड को दाईं तरफ। दूसरे स्टेप में हम दोनों के सेपरेशन को दिखाने के लिए दो उदग्र रेखा खींचते हैं। तीसरे स्टेप में हम मेटल और उसके सॉल्यूशन के कांटेक्ट को मतलब संपर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए एक उदग्र रेखा खींचते हैं। और चौथे स्टेप में या चौथे पद में हम ये देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रोड में या इलेक्ट्रोड के साथ कोई गैसियस पदार्थ हो या गैसियस तत्व हो या कोई आयन हो मतलब ऑक्सीकृत अपकृत होने वाला हो तो उस इलेक्ट्रोड के साथ प्लैटिनम का मतलब Pt का प्रयोग किया जाता है, Pt लिखा जाता है। मेरे कहने का मतलब यदि सेल में इलेक्ट्रोड के साथ कोई तत्व गैसीय रूप में हो या आयनीकृत होने वाला हो तो वैसी स्थिति में उस सेल में इलेक्ट्रोड के साथ हम लोग Pt मतलब प्लैटिनम जो इनएक्टिव मेटल के रूप में जाना जाते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। और एक मतलब लास्ट टर्म जिसको पांचवा पद बोलेंगे या ये स्टेप 5 बोलेंगे, किसी सेल में विलयन के शक्ति को मतलब स्ट्रेंथ को हम मोलरिटी के रूप में दिखाते हैं मतलब उसके लिए M लिखते हैं। और अगर कोई गैसीय पदार्थ हो तो उसके प्रेशर को हम वायुमंडलीय दाब मतलब ATM के रूप में लिखते हैं। तो इस तरह से ये 5 पद हुए, ठीक है ना। पहले पद में हम एनोड और कैथोड के जगह को सिलेक्ट करेंगे, एनोड को बाईं तरफ, कैथोड को दाईं तरफ। दूसरे पद में एनोड और कैथोड के सेपरेशन को दिखाने के लिए डबल बार का प्रयोग करेंगे। तीसरे पद में मेटल और उसके विलयन के कांटेक्ट को दिखाने के लिए सिंगल बार का प्रयोग करेंगे। चौथे टर्म में इलेक्ट्रोड के साथ अगर कोई गैसीय तत्व हो या आयन हो तो इलेक्ट्रोड के पहले या इलेक्ट्रोड के साथ कहे Pt का प्रयोग करेंगे। स्टेप 5 में क्या करेंगे कि किसी सेल के विलयन की स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए मोलरता के रूप में मतलब M के रूप में लिखेंगे और गैसीय पदार्थ के दबाव को दिखाने के लिए ATM लिखेंगे। और एक चीज़ और है, ये विलयन में अगर जलीय विलयन हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए
हम एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ का प्रयोग करेंगे, मतलब जहाँ AQ होगा उसका मतलब होता है जलीय विलयन। तो हम लोग इसको नोट कर लेंगे। हम लोग लिखेंगे किसी सेल के निरूपण को निम्नलिखित तरह से किया जाता है। स्टेप 1 में लिखें, किसी सेल में एनोड को बाईं ओर तथा कैथोड को दाईं ओर लिखा जाता है। स्टेप 2, किसी सेल में एनोड एवं कैथोड के पृथक्करण को दिखाने के लिए उनके विलयन के बीच 2 उदर रेखा मतलब डबल बार दिया जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया, Zn सिंगल बार ZnSO4 AQ, डबल बार CuSO4 AQ, सिंगल बार Cu। इसका मतलब हुआ कि ये जो बाईं तरफ है Zn सिंगल बार ZnSO4 ये एनोड है, और ये दाहिनी तरफ CuSO4 AQ सिंगल बार Cu ये कैथोड है। इसका मीनिंग हुआ कि ZnSO4 के जलीय विलयन में उपस्थित है, और ये CuSO4 के जलीय विलयन में उपस्थित है। और ये जो डबल बार देखते हैं ये दोनों एनोड और कैथोड को सेपरेट करने के लिए दिखाया गया है। और सिंगल बार का मतलब है कि ZnSO4 के संपर्क में Zn है। यहाँ AQ लिखा है, AQ का मतलब होता है जलीय विलयन। स्टेप 3, किसी सेल में धातु एवं उनके विलयन के संपर्क को दिखाने के लिए एक उदर रेखा मतलब सिंगल बार का प्रयोग किया जाता है या सूचित किया जाता है। जैसे ये Zn सिंगल बार ZnSO4 AQ है। इसका मतलब हुआ कि ZnSO4 के जलीय विलयन के संपर्क में जिंक धातु है। स्टेप 4, यदि इलेक्ट्रोड का कोई तत्व गैसीय हो अथवा आयन हो तो इलेक्ट्रोड के साथ Pt मतलब प्लैटिनम लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे H2 गैस है, इसलिए इसके पहले हम Pt लिखेंगे और सिंगल बार H+। स्टेप 5, किसी सेल के विलयन की शक्ति मतलब स्ट्रेंथ को मोलरता तथा गैसीय पदार्थ के दाब को वायुमंडलीय दाब ATM के रूप में व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये प्लैटिनम Pt मतलब प्लैटिनम H2 चूँकि गैस है, ये चूँकि H2 के स्ट्रेंथ को H2 के दबाव को हम ATM में मतलब H2 हाइड्रोजन गैस है, इसके दबाव को ATM में व्यक्त करेंगे। और सिंगल बार मतलब एक उदर रेखा H+ मतलब हाइड्रोजन आयन की स्ट्रेंथ को सांद्रण को मोलरता में व्यक्त करेंगे। तो इस तरह से ये सेल के निरूपण में हम लोग ये 5 स्टेप को ध्यान रखेंगे और इसी तरह से सेलों का निरूपण करेंगे। इसके आगे हम लोग ये पढ़ेंगे नर्नस्ट इक्वेशन। अब हम लोग नर्नस्ट समीकरण के विषय में जानेंगे। नर्नस्ट इक्वेशन क्या है? ये नर्नस्ट वैज्ञानिक का नाम था। यह 1889 ईस्वी मतलब 1889 में वाल्टर नर्नस्ट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए विभिन्न सेल में प्रयुक्त होने वाले वैद्युत अपघट्य का अध्ययन किया। तो उन्होंने पाया कि किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव उसमें प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य के सांद्रण पर निर्भर करता है। और इसके साथ ही उन्होंने एक संबंध स्थापित किया जिसको नर्नस्ट का समीकरण कहा जाता है। मेरे कहने का मतलब 1889 में वाल्टर नर्नस्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए उस सेल में प्रयुक्त होने वाले वैद्युत अपघट्य के विलयन का अध्ययन किया। तो उन्होंने पाया कि किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव का मान उसमें प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट मतलब वैद्युत अपघट्य के सांद्रण पर निर्भर करता है। और एक संबंध स्थापित किया जिस संबंध को हम लोग ये नर्नस्ट समीकरण के नाम से जानते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 1889 ईस्वी में वाल्टर नर्नस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए सेल में प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य का अध्ययन किया।
तो उन्होंने पाया कि किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव उसमें प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य के सांद्रण पर निर्भर करता है और एक संबंध स्थापित किया जिसको नर्नस्ट का समीकरण कहा जाता है, जो निम्नलिखित है। E बराबर है E नॉट माइनस 2.303 RT log K by NF, जहाँ E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड विभव है और E नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव को एक्सप्लेन करता है। मेरे कहने का मतलब E इलेक्ट्रोड विभव है और E जीरो जिसको E नॉट पढ़ते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव है। R गैस स्थिरांक है, ये गैस कांस्टेंट कहलाता है। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में मापे गए ताप और N नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन मतलब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, चाहे जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है उसको हम स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कहेंगे। ये जो नंबर होंगे वो n होंगे, n नंबर ऑफ ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन है। और उसका F है फैराडे, जो आप जानते ही हैं विद्युत की मात्रा को मापने की बड़ी इकाई है। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। और ये K आपका केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, रासायनिक साम्य अवस्था स्थिरांक है, जो हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन पिंड कार्य के नियम में निर्धारित किए थे। इस तरह से ये जो आपका संबंध है E बराबर E नॉट माइनस 2.303 RT log K by NF, इसी को हम लोग नर्नस्ट के समीकरण के नाम से जानते हैं। इस तरह से आज इस वीडियो में हम लोग नर्नस्ट इक्वेशन और सेलों के निरूपण को पढ़ा और इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे।